हेलो बच्चों आज हम लोग अपने साइंस के सब्जेक्ट में अपना पहला लेसन पढ़ेंगे और इस लेसन का नाम है पेड़ पौधों का वर्गीकरण। वर्गीकरण करना हम लोगों ने जैसे पहले भी बताया हुआ है कि वर्गीकरण करना मतलब किसी को वर्ग में बांटना, भागों में बांटना, यानी कि उसको अलग अलग करके उसके बारे में डिस्क्राइब करना, उसके कई खंड करके उसको अलग अलग करके समझाना कि उसके कैसे कैसे भाग हैं अलग अलग उसके। तो इस लेसन में इसी तरह में पेड़ पौधों को भाग करके, पेड़ पौधों को जो पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, पेड़ बड़े होते हैं और पौधे छोटे होते हैं। बहुत से पौधे रह जाते हैं, बहुत से पौधे बड़े होकर पेड़ बन जाते हैं। तो इसी तरह कई पेड़ हैं, उन पेड़ों पौधों के बारे में उनको वर्गीकृत करके उनको भागों में बांट के कि कौन से पौधे कैसे होते हैं और कहाँ पर उगते हैं, इस आधार पर इस लेसन में समझाया गया है। जैसे पौधे जलीय पौधे होते हैं, यानी जल में उगने वाले जो पौधे पानी में उगते हैं, और कुछ पौधे थल के पौधे होते हैं, स्थलीय पौधे, जो कि स्थल मतलब ज़मीन, जो कि ज़मीन पर उगते हैं, पानी में नहीं ज़मीन पर उगते हैं। उसी तरह कुछ पौधे होते हैं जो कि कीटनाश, जो कि कीटभक्षी पौधे होते हैं, यानी कीटों को खाकर, कीड़े मकोड़ों को खाकर अपना जीवन जीते हैं। और कुछ पौधे होते हैं जो कि दलदल में उगते हैं, कुछ रेगिस्तान में उगते हैं, अलग अलग जगहों पर उगते हैं और उनको अलग अलग तरह का उनका माहौल होता है, अलग अलग तरह के उनके बढ़ने का ढंग होता है, अलग अलग तरह के उनकी लंबाई, आकार उनका होता है, या फिर उनके फूल और फल उनके अलग अलग तरह के होते हैं। और ये सब भी जैसे हम लोगों ने इसके पहले लेसन में एक बार पढ़ा था हम लोगों ने सोशल स्टडी में अपने लेसन 1 में, उसी तरह धरातल के आधार पर जैसे ज़मीन होती है वैसे वहाँ की जलवायु होती है, और उसी जलवायु के आधार पर इन पेड़ पौधों का भी निर्धारित होते हैं कि कैसे इनका आकार होगा, कैसे इनका रूप रंग होगा, कैसे इनका गुण होंगे। तो पेड़ पौधों का वर्गीकरण ये हमारा आज का लेसन है, लेसन 1 साइंस का, और इसमें पेड़ पौधों के बारे में समझाया गया है। तो चलिए बच्चों देखते हैं अपने इस लेसन को ध्यान से और जानते हैं कि हमारे दोस्त, हमारे साथी, हमारे पेड़ पौधे, जिनसे हमें फ्रेश एयर मिलती है, जिनकी वजह से हम जीते हैं, जिनसे हमें खाने को बहुत कुछ मिलता है, जानवरों को मिलता है, और बहुत कुछ जीवन हमारा पेड़ पौधों पर टिका हुआ है। अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो शायद बरसात नहीं होगी, बरसात नहीं होगी तो पानी नहीं होगा, फिर आगे कुछ भी नहीं होगा। तो बहुत कुछ जीवन जो है पेड़ पौधों पर ही टिका हुआ है। तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए है, बहुत ही अच्छे दोस्त मित्र हैं हमारे ऊपर वाले के दिए हुए ये। तो इनके बारे में जानते हैं और समझते हैं कि पेड़ पौधों को कैसे किन किन भागों में बांटा गया है, और जिन भागों में बांटा गया है वो कहाँ पर कैसे होते हैं, उनके बारे में क्या बताया गया है। तो चलिए बच्चों देखते हैं हम लोग अपना लेसन 1, पेड़ पौधों का वर्गीकरण। बच्चों हम हर जगह पौधों को देखते हैं। ये पौधे पानी में, पहाड़ों पर, मरुस्थल में तथा मैदान के सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। तो बच्चों आप लोगों ने देखे होंगे पौधे हर जगह, पेड़ पौधों को कहीं भी आप आते जाते होगे, रास्ते में, सड़क के किनारे, कहीं पर भी, हर जगह कहीं भी जाओगे, गांव में, शहर में। शहरों में अब कम हो गए हैं लेकिन दिखेंगे आपको बहुत जगहों पर, और गांव में जगह जगह आपको रोड किनारे, हर जगह खेतों में पेड़ पौधे बहुत सारे लगे हुए दिखाई पड़ेंगे। अब ये पौधे पानी में भी उगते हैं, जल में भी होने वाले पौधे होते हैं, पहाड़ों पर भी होते हैं। मरुस्थल मतलब जैसे कह सकते हो आप, मरुस्थल में 2 शब्द निकल रहे हैं, मरु प्लस स्थल। स्थल माने ज़मीन होती है, मरु का कहीं ना कहीं मतलब है मरा हुआ। तो वो ज़मीन जो मरी हुई है, यानी जहाँ पर कुछ उग नहीं सकता है, जहाँ कुछ पैदा नहीं किया जा सकता है, बहुत बीघड़ टाइप की ज़मीन है, जहाँ पानी बहुत कम होता है, उसको मरुस्थल कहते हैं। तो पानी में, पहाड़ों पर, मरुस्थल में तथा मैदानों पर, यानी कि सपाट ज़मीन, जैसी जगह पर हम लोग रहते हैं वैसी जगह पर, ऐसे बहुत सी जगह, अलग अलग जगहों पर हम लोगों ने पेड़ पौधों को देखा होगा। जलवायु व भूमि के अनुसार प्रत्येक पौधे का विशेषता अलग अलग होती है। पौधों को मुख्यतः 2 वर्गों में बांटा गया है, पहला स्थलीय पौधे और दूसरा जलीय पौधे। तो जो जलवायु होती है, जैसा हम लोगों ने पहले भी पढ़ चुके हैं सोशल स्टडी सब्जेक्ट में अपने, कि जलवायु व भूमि के अनुसार, यानी जलवायु जैसी हवा पानी है वैसा, और उसके अलावा जैसी ज़मीन होगी उस जगह की ज़मीन के अनुसार जो है कोई भी पौधा जो है उसकी अलग अलग तरह से वो बढ़ेगा, उसकी लंबाई चौड़ाई होगी, उसके फल फूल अलग अलग तरह के होंगे जगह और पानी, हवा, वायु के हिसाब से, वहाँ की जलवायु के हिसाब से। तो इस तरह पौधों को जगह के हिसाब से उनमें अंतर होता है। साथ ही पौधों को मुख्यतः 2 वर्गों में बांटा जा सकता है।
एक होता है स्थलीय पौधे और दूसरा जलीय पौधे। स्थलीय पौधे जो कि ज़मीन पर पाए जाते हैं, धरती पर उगते हैं, और जलीय पौधे जो कि पानी में उगते हैं। तालाबों में देखोगे आप, जैसे कमल का फूल होता है, तो इस तरह के पानी में उगने वाले पौधे और जल में उगने वाले और ज़मीन पर उगने वाले पौधे, इस तरह 2 भागों में पौधों को, पेड़ों को बांटा गया है। तो सबसे पहला है स्थलीय पौधे, यानी उन पौधों के बारे में सबसे पहले बताया जा रहा है जो कि ज़मीन पर पाए जाते हैं, स्थल पर, भूमि पर। जो पौधे ज़मीन पर पाए जाते हैं उन्हें स्थलीय पौधे कहते हैं। स्थलीय पौधे किसको कहते हैं? जो पौधे ज़मीन पर यानी कि स्थल पर पाए जाते हैं उन्हें स्थलीय पौधे कहते हैं। वे मैदान, पर्वतों और दलदली भूमि में उगते हैं। अब ये जो पौधे होते हैं कहाँ उगते हैं? मैदान में उगेंगे या फिर पर्वतों पर उगेंगे या दलदली भूमि में उगते हैं। या फिर जो स्थलीय पौधे होते हैं, दलदली भूमि होती है, वहाँ पर पानी नहीं होता है, लेकिन कीचड़ बहुत सारा, मतलब मिट्टी होती है और मिट्टी में पानी होता है पर पानी दिख नहीं रहा होता है, कीचड़ जैसा होता है, और वो बहुत गहराई तक जो है कीचड़ ही कीचड़ होता है। अगर उसमें कोई चीज़ भारी डाली जाए तो वो अंदर धंस जाएगी, उस कीचड़ में दब जाएगी, गहराई तक उतरती चली जाएगी। देखने में तो ज़मीन जैसा लगेगा वो, पर होगा वो कीचड़ गहरा, और उसमें नीचे तक आदमी या कोई भी चीज़ गिरेगी वो अंदर तक उसमें डूब जाएगी, उसमें अंदर चली जाएगी उसके दलदल के, तो वो उसे दलदल कहते हैं। तो ज़मीन को किस तरह की होती है? या तो एकदम सपाट ज़मीन होगी, रेगिस्तानी ज़मीन हो सकती है, मरुस्थल की ज़मीन हो सकती है, मैदान की ज़मीन हो सकती है, तो एकदम सपाट होगी वो। या फिर कोई पहाड़ हो सकते हैं, तो पहाड़ ज़मीन से बहुत ऊंचे होंगे, तो यानी कि ऊंची ज़मीन हो सकती है, पहाड़ों की ज़मीन। और या फिर ऐसी ज़मीन हो सकती है जहाँ पर देखने में ज़मीन लग रही होगी पर वास्तव में वो कीचड़ होगा और उसको दलदल बोलते हैं। तो जो स्थलीय पौधे होते हैं वो इस प्रकार से 3 तरह की जगहों पाए जाते हैं, या तो वो ज़मीन होगी, या फिर वो पहाड़ होंगे, या फिर वो दलदल होगी। कहीं पर बहुत अधिक गर्मी तथा कहीं पर बहुत अधिक ठंड पड़ती है, जैसा इसके बारे में लोग पढ़ चुके हैं कि जगहों के हिसाब से जैसी धरातल होगी, जैसी ज़मीन होगी, जैसा वहाँ का मौसम होगा, उस आधार पे बहुत कुछ प्रभाव पड़ता है। सब कुछ जो कि इस नेचर का है, इस सृष्टि में है, उन सबका जलवायु का और धरातल के आधार पर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो पेड़ पौधों पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर कहीं बहुत गर्म होती है और कहीं बहुत ठंडक होती है। स्थान और वातावरण के प्रभाव से इनके विभिन्न प्रकार के आकार होते हैं। अब जो स्थान बदलता है यानी अलग अलग जगह होती है, और जो वातावरण यानी कि जलवायु जैसी होती है, उसके आधार पर ही जो है इनके बहुत अलग अलग तरह के आकार होते हैं। कोई छोटा होगा, कोई बड़ा होगा, किसी का मोटा तना होगा, किसी का पतला तना होगा, किसी की पत्तियां अलग तरह की होंगी, किसी की पत्तियां अलग तरह की होंगी, किसी पे फल होंगे, किसी पे फल नहीं होंगे। तो इस तरह करके अलग अलग तरह से उनके आकार में काफ़ी चेंजेस होते रहते हैं, जो कि जलवायु या फिर कह सकते हैं धरातल यानी कि ज़मीन की वजह से होते हैं। ज़मीन पर पाए जाने वाले पौधे कई प्रकार के होते हैं। अब जो ज़मीन पर पौधे पाए जाते हैं वो कई प्रकार के यानी कई तरह के होते हैं। कितनी तरह के होते हैं और कौन कौन से तरह के होते हैं? पहला है मैदान में उगने वाले पौधे। तो जो ज़मीन पर उगते हैं, तो पहले भाग किसका है? मैदान में उगने वाले पौधों का। वो पौधे जो मैदान में, मैदान मतलब वो ज़मीन जैसी ज़मीन पर हम लोग रहते हैं, या कि जहाँ पर ऊपर ऊंचा नीचा नहीं हो, एकदम बराबर ज़मीन रहती है, तो मैदान में उगने वाले पौधे। मैदान में उगने वाले पौधों के बारे में क्या बताया है, देखते हैं। मैदान में उगने वाले पौधों में अनेक शाखाएं होती हैं। इनके तने ठोस होते हैं। ठंड में इन पौधों की पत्तियां गिर जाती हैं। पीपल, नीम आदि पौधे मैदान में उगते हैं। तो मैदान में उगने वाले पौधे जो होते हैं उनमें शाखाएं मतलब जो ब्रांचेज होती है ना पेड़ की, यानी कि जो डालियाँ होती हैं, जो टहनियाँ होती हैं, जिस पर पत्तियाँ निकलती हैं, जिस पर फूल निकलते हैं, जिस पर फल निकलते हैं, वो जो डाल होती है, वो टहनी होती है, उसको शाखा कहते हैं। जो मैदान में उगने वाले पौधे होते हैं यानी जो ज़मीन पर सपाट ज़मीन पर उगते हैं, उनमें शाखाएँ बहुत सारी होती हैं, और इनके तने जो हैं वो ठोस होते हैं। ठोस यानी कि अंदर से भी उनमें लकड़ी, मतलब खोखले नहीं होती है, अंदर से खाली नहीं होती है, पूरी लकड़ी हर अंदर बाहर सब लकड़ी होती है उनके तनों में, तो पूरे ठोस होते हैं, मोटे होते हैं। ठंड में इन पौधों की पत्तियां गिर जाती हैं। जो मैदानी पौधे होते हैं जो ज़मीन पर पाए जाते हैं, उनको
ज़मीन पर अर्थात मैदान में, क्योंकि मैदान को देखिए फिर एक बार हम बताएंगे कि 3 तरह के भागों में बांटा गया है। मैदान, फिर ज़मीन, पहाड़ों पर भी ज़मीन होती है लेकिन वो ऊंची होती है, तो वो एक अलग तरह का हो गया। दलदल पर भी ज़मीन लगती है पर वो कीचड़ कीचड़ होता है, तो वो एक अलग तरह की ज़मीन बांट दिया गया। तो ये यहाँ पर मैदान में, यानी कि जो सपाट ज़मीन है, जहाँ पहाड़ नहीं है, जहाँ दलदल नहीं है, सीधे मैदान है, जैसे ज़मीन पर हम लोग रहते हैं, उन ज़मीन की उस ज़मीन पर के पौधों की बात हो रही है। तो ठंड में इन पौधों की पत्तियाँ गिर जाती हैं। तो ऐसी जगह पर पत्तियाँ होती हैं जो ठंड में मैदान में होती हैं, मैदानी जगह पर होती हैं, ठंड में ऐसे जगहों के पौधों के पेड़ों की पत्तियाँ गिर जाती हैं। पीपल, नीम आदि पौधे मैदान में उगते हैं। अब कौन से पौधे हैं जो मैदान में उगते हैं, जिनकी पत्तियाँ ठंड में गिर जाती हैं और जिनके तने, इनकी शाखाएँ बहुत सारी होती हैं तथा इनके तने ठोस होते हैं, तो वो पेड़ हैं। उनमें उदाहरण के लिए नाम दिए हैं पीपल, नीम। इसी तरह हम लोग जानते हैं जैसे आम है, बरगद है, ये सब और भी पेड़ हम लोगों ने देखे हैं सब आसपास अपने। ये सारे पेड़ पौधे जो मैदानी कहलाते हैं, जो कि हम लोग के आसपास जितने भी पेड़ पौधे देखते हैं वो सब मैदानी हैं, क्योंकि हम लोग मैदानी क्षेत्र में रहते हैं। फिर इसके बाद नंबर 2 पर आता है मरुस्थल में उगने वाले पौधे। वो पौधे जो मरुस्थल में उगते हैं, मरुस्थल मतलब मरा हुआ स्थल, यानी जिस स्थल में, यानी जिस जमीन में जान ना हो, जहाँ पर पानी बहुत कम होता हो, तो उसमें जान उस जमीन में नहीं रहती है और फिर वहाँ पर ज़्यादा कुछ उग नहीं पाता है धरती से। तो ऐसे पौधे जो कि मरुस्थल में, यानी कि ऐसी ज़मीन में उगते हैं, उनके बारे में बताया गया है। मरुस्थल में गर्मी अधिक पड़ती है, पानी बहुत कम पाया जाता है, इसलिए पौधे शुष्क स्थानों के अनुकूल हो जाते हैं। जो मरुस्थल की ज़मीन होती है वहाँ पे क्या होता है, गर्मी बहुत होती है और पानी बहुत कम पाया जाता है। तो पौधे जो हैं, जैसा जगह होती है वहाँ पे गर्मी यानी कि, और उसके बाद कम पानी, तो वैसे ही पौधों को स्थान शुष्क, उसी मौसम के अनुसार, उसी ज़मीन के अनुसार वहाँ के पौधे भी हो जाते हैं। इन पौधों की शाखाएँ कम, सीधी, सूखी और कठोर होती हैं। अब इनकी शाखाएं, जैसे मैदानी पौधों की शाखाएं बताई थी बहुत सारी होती हैं, तो जो मरुस्थल में उगने वाले पौधे हैं उनकी शाखाएं कम होती हैं और कैसी होती हैं, सीधी सीधी होती हैं, यानी कि टेढ़ी मेढ़ी नहीं होंगी, सीधी होंगी शाखाएं उनकी डालियां जो हैं, और सूखी होंगी, यानी उनमें पानी की नमी नहीं होगी, वो एकदम सूखे सूखे होंगे, और कठोर होंगे, यानी कि शाखाएँ भी जो उनकी बहुत कड़ी होंगी। रेगिस्तान में पाए जाने वाले पौधों की जड़ें लंबी होती हैं। जड़ें गहराई में पानी के अवशोषण के साथ साथ पौधों को थाम के रखती हैं। तो जो रेगिस्तान में पाई जाती है, रेगिस्तान यानी कि रेत वाली जगह, उसको भी मरुस्थली बोला जाएगा, क्योंकि वहाँ पर भी पानी बहुत कम होता है और बहुत ही मुश्किल से कुछ भी उग पाता है, बहुत कम फसलें वहाँ पे उग पाती हैं, पौधे उग पाते हैं। तो रेगिस्तान में जो पौधे पाए जाते हैं उनकी जड़ें कैसी होती हैं, लंबी होती हैं। लंबी जड़ें क्यों होती होंगी, कहीं ना कहीं क्योंकि पानी वहाँ पे बहुत ज़्यादा नीचे होता है। तो पानी, जड़ों का काम क्या होता है, धरती से पानी को खींचना, या फिर और जो चीज़ पौधों को अपने जीवन के लिए ज़रूरी है उन चीज़ों को धरती से खींचना। तो वो जब पानी इतना नीचे होता है तो उनकी जड़ों को नीचे तक जाना पड़ता है, या फिर ऐसे ही पौधे वहाँ लग सकते हैं जिनकी जड़ें नीचे तक पहुँचे हैं, ताकि वो नीचे से पानी को खींच सकें अपने जीवन के लिए, जितना उनको ज़रूरी है उतना। तो वहाँ के जो पौधे होते हैं, जो मरुस्थल के होते हैं या फिर रेगिस्तान कहा जाए, वहाँ के होते हैं, तो उनकी जड़ें जो होती हैं वो गहरी होती हैं, बहुत नीचे तक गई होती हैं। जड़ें गहराई से पानी का अवशोषण के साथ साथ पौधे को थामे रखती हैं। अब ये जो जड़ें होती हैं बहुत गहराई तक जाती हैं, तो गहराई जाकर पानी का अवशोषण मतलब पानी को लेती हैं, पानी को ग्रहण करती हैं, कह सकते हैं। अवशोषण मतलब, शोषण मतलब उस चीज़ को ग्रहण करना या लेना, उस चीज़ का अवशोषण करना। तो उसको लेती हैं पानी को और उसके साथ थाम के रखती हैं, और पौधा ताकि गिरे ना, मजबूती से ज़मीन पर टिका रहे। तो उन जड़ों को काम कहीं ना कहीं पेड़ पौधों को खड़े रखना भी होता है। अगर जड़ें कमज़ोर होंगी तो पेड़ कमज़ोर हो जाएगा। जड़ें ही पेड़ का नींव होती हैं, पेड़ को पूरे थाम के रखती हैं, पेड़ को सही ढंग से कंट्रोल करती हैं ताकि वो खड़ा रहे सीधा, चाहे वो पेड़ हो चाहे वो पौधा हो। नागफनी, डांडाथोर, ग्वारपाठा आदि रेगिस्तान में पाए जाते हैं। अब ऐसे ही उदाहरण के लिए यहाँ पे 3 पौधों के नाम दिए हैं। कौन से? एक है नागफनी, दूसरा है डंडाथोर और तीसरा है ग्वारपाठा। नागफनी, डंडाथोर, ग्वारपाठा, ये 3 ऐसे पौधे हैं जो कि रेगिस्तान में पाए जाते हैं। यहाँ आप देख सकते हो, जैसे कैक्टस बोलते हैं, तो ये सारे पौधे आप देखोगे एकदम सूखे हुए हैं और इनमें कांटे निकले हुए हैं और छोटे हैं, साथ ही ये
इनकी शाखाएं जो है वो सीधी हैं। तो ये सारे पौधे जो हैं ये मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे हैं। तो बच्चों, पहले हम लोगों ने पढ़ा मैदान वाले पौधे, उसके बाद दूसरे नंबर पे थे हमारे मरुस्थलीय पौधे, रेगिस्तान में उगने वाले पौधे। फिर तीसरे नंबर पर अब देखते हैं गर्म जलवायु में उगने वाले पौधे। गर्म जलवायु यानी ऐसी जगह जहाँ की हवा और पानी गर्म होता है, यानी कि जो जगहें गर्म होती हैं। जैसे हम लोग भारत में अगर साउथ की तरफ बढ़ें, मतलब दक्षिण की तरफ अगर हम लोग बढ़ते हैं, तो दक्षिण में धीरे धीरे काफ़ी गर्मी बढ़ती जाती है, तो उधर की जो जलवायु होती है काफ़ी गर्म रहती है। या रेगिस्तान के एरिया में जाए तो उधर जो है गर्म जलवायु मिलती है। पर रेगिस्तान में बालू होती है, तो वहाँ के एक अलग तरह के पौधे होते हैं। पर जहाँ पर मिट्टी होती है, बालू नहीं, मिट्टी होगी लेकिन गर्मी होगी, तो ये वहाँ के पौधों के बारे में बताया जा रहा है, गर्म जलवायु वाले पौधे। गर्म तथा आर्द्र जलवायु में उगने वाले पौधे सदैव हरे बने रहते हैं। तो ऐसे पौधे जो गर्म जलवायु में उगते हैं, यानी कि जहाँ पर गर्मी पड़ती है, वो पौधे हमेशा हर मौसम में हर समय 12 महीने हरे रहते हैं, उनकी पत्तियाँ हमेशा हरी रहती हैं। ये पौधे इस वातावरण को सहने के अनुकूल हो जाते हैं। गर्मी में वैसे तो पौधे मुरझा जाते हैं, जल जाते हैं, लेकिन वहाँ के जो पौधे, जो ऐसे पौधे जो वहाँ पे उग पाते हैं, वो अपने आप में इतने मजबूत हो जाते हैं कि वो उस चीज़ को सह पाते हैं, उस गर्मी को सह लेते हैं, उस गर्म हवा, उस गर्म पानी को सह कर भी हमेशा हरे बने रहते हैं और अच्छे से पलते बढ़ते रहते हैं। तो ये उसके अनुकूल हो जाते हैं। अनुकूल मतलब उसके जैसा होना चाहिए, जैसा मौसम है उसी के हिसाब से ढल जाते हैं, अपने आप को ढाल लेते हैं उसके अनुसार। नारियल, रबड़ आदि के पौधे गर्म तथा आर्द्र जलवायु में उगते हैं। तो ऐसे जो पौधे हैं उनमें 2 उदाहरण दिए हैं यहाँ पे, एक नारियल और एक रबड़ का पौधा बताया। जैसे ये कहाँ पर होते हैं, ये जहाँ पर गर्म जलवायु होती है, जहाँ पे गर्म मौसम होता है, ऐसी जगह, ऐसी ज़मीन पर उगने वाले पेड़ हैं ये। जैसे नारियल भी है, ये सब भी साउथ में ज़्यादातर मिलते हैं पेड़ उसके। तो ऐसी जगह जहाँ पे गर्म होती, वहाँ के पौधे होते हैं। तो 3 तरह की जगह बताई है स्थलीय पौधों में भी इन्होंने। स्थलीय जगह, स्थल में कि ज़मीन पर पाए जाने वाले पौधे कितने प्रकार के बताएं, 3 तरह के। अब चौथी प्रकार का पौधा बताया है पर्वतों पर उगने वाले पौधे। तो एक मैदान हो गया, एक हो गया मरुस्थल रेगिस्तान, और एक गर्म जलवायु यानी कि जहाँ पर गर्मी होती है। और तो इस चौथा है पर्वतों पर उगने वाले पौधे, यानी कि ज़मीन से ऊंचाई पर, काफ़ी ऊंचाई पर उगने वाले पौधे। ऊंचे पर्वत पर बर्फ़ मिलती है। अब जब ऊंचाई पर पर्वत होता है तो वहाँ पे बर्फ़ भी अक्सर पड़ती है पहाड़ों के ऊपर, तो वहाँ पर बर्फ़ मिलती है, जिसकी वजह से वहाँ पे ठंडा रहता होगा मौसम काफ़ी। तो वहाँ की जलवायु जो काफ़ी ठंडी होती होगी, बर्फ़ पड़ती होगी। इस कारण वातावरण बहुत अधिक ठंडा हो जाता है। ठंड के कारण पर्वतों पर वृक्ष बहुत कम उगते हैं। तो जो वहाँ का वातावरण होता है, जो ठंड के कारण जो है वातावरण वहाँ का बहुत अधिक ठंडा हो जाता है और वृक्ष बहुत कम उग पाते हैं वहाँ पे। क्योंकि ठंड में भी, जैसे गर्मी में भी पेड़ मुरझा जाते हैं, तो उससे ठंड में भी, वातावरण में भी पेड़ जो है, हर पेड़ वहाँ पे नहीं उग सकता, बहुत कम पेड़ ही होंगे। जैसे अभी बताया कि वहाँ पे गर्मी के वातावरण को सह लेते हैं नारियल के पेड़ और जो है रबड़ का पेड़। उसी तरह ठंड के वातावरण में भी कुछ पेड़ ऐसे होंगे जो पर्टिकुलर वहाँ पे जो वहाँ पे उग सकते हैं। बाकी हर पेड़ उन जगह पर उस ठंड के मौसम में, उस ठंडक में नहीं उग सकता है, उतनी जाड़े में। तो जो पेड़ हैं वहाँ पे वही उग सकते हैं, तो वहाँ बहुत कम ही पेड़ उग पाते हैं। पर्वतों पर उगने वाले पौधे ऊपर से पतले तथा नीचे से चौड़े होते हैं। अब ये ध्यान रखने वाले पौधे उगते हैं पर्वतों पर, पेड़ जो उगते हैं वो ऊपर से, उनके तने होते हैं, जो पेड़ होते हैं वो ऊपर से पतले होते हैं और नीचे से चौड़े होते हैं। इनकी पत्तियाँ छोटी और नुकीली होती हैं। इससे पौधों पर बर्फ़ नहीं ठहरती है और पौधे को नुकसान नहीं होता है। अब पौधे पर पानी, अगर बर्फ़ बैठ जाएगी पौधों की पत्तियों पर, तो पत्तियां ठंडक से मुरझा जाएंगी, जल जाएंगी सारी उस बर्फ़ की ठंडक से। तो नेचर के द्वारा उन जो पौधे वहाँ पे उग सकते हैं, पेड़ उग सकते हैं, उनकी पत्तियों को भी ऐसा बनाया गया है, ऐसे बनी है वो, कि वो नुकीली होती हैं आगे से, और जो है उसकी जो है पत्तियाँ जो है छोटी होती हैं, ताकि उन पर बर्फ़ जो बैठती है वो फिसल जाती है, वहाँ पर रुक नहीं पाती, टिक नहीं पाती है, जिसकी वजह से पौधों को नुकसान नहीं पहुँचता है। फिर चीड़, देवदार आदि पौधे पर्वतों पर उगते हैं। ऐसे 2 पौधों के नाम बताए हैं यहाँ पे, एक जो है चीड़ और एक जो है वो देवदार। तो ये 2 पौधे ऐसे हैं जो कि पहाड़ों पर उगते हैं। इसके बाद 5वां नाम बताया है दलदली भूमि पर उगने वाले पौधे। तो पहला हो गया मैदानी पर, दूसरा हो गया मरुस्थल रेगिस्तान पर, तीसरा हो गया गर्म जलवायु में, चौथा हो गया पहाड़ों पर उगने वाले, और 5वां हो गया दलदली भूमि पर उगने वाले पौधे। दलदली भूमि पर उगने वाले पौधों के बारे में क्या बताया है, ध्यान से देखिए इस चीज़ को। दलदली भूमि में उगने वाले पौधों की जड़ें भूमि के ऊपर रहती हैं।
इनकी जड़ें पतली होती हैं। मैनग्रोव तथा सुंदरी दलदल में उगने वाले पौधे हैं। अब दलदली भूमि में जो पौधे होते हैं इनकी जड़ें जो है वो भूमि के ऊपर रहती हैं। बाकी जितने भी पौधे होंगे, कोई भी पेड़ आप देखो, सबकी जड़ें ज़मीन के अंदर चली जाती हैं, पर जमीन जो दलदल वाली जगह होती है वहाँ पर जो पौधे उगते हैं उनकी जड़ें ये जो होती हैं वो कीचड़ के जो दलदल होता है उसके ऊपर निकल आती है। कीचड़ के अंदर कहीं ना कहीं ऑक्सीजन उतनी नहीं मिल पाती पौधे को बढ़ने के लिए, तो जड़ें इनकी मुड़ के वापस बाहर निकल आती हैं, क्योंकि बाहर से इनको अंदर से कीचड़ से पानी भी मिलता रहता है और बाहर से थोड़ी ऑक्सीजन भी उस वजह से मिलती रहती है, और ये अच्छे से पल बढ़ जाते हैं उस वातावरण में दलदल के। और ऐसे दो नाम बताए हैं, एक मैनग्रोव और दूसरा सुंदरी, जो दलदल में उगते हैं। तो इस तरह मैदानी अभी बताया, सबसे पहले बताया कि जो पौधों के बारे में दो तरह के भागों में बांटा गया, उनको किस तरह की ज़मीन पे उगते हैं। एक तो जल वाली ज़मीन होती है, पानी वाली, और या फिर होती है स्थल वाली ज़मीन। तो जो जल वाली ज़मीन तो स्थल वाली ज़मीन होती है उसको 5 भागों में बांटा गया, क्योंकि अलग अलग तरह की ज़मीन होती है। तो एक मैदानी क्षेत्र के हिसाब से, एक जहाँ पे रेत होती है, मरुस्थल होता है जहाँ पे ज़मीन में जान नहीं हो ज़्यादा, एक वैसी जगह पर, एक गर्म जलवायु यानी ऐसी ज़मीन जहाँ पर मौसम बहुत गर्म होता है। उसके बाद एक ऐसी जगह जो कि पहाड़ कहलाएगी, यानी ज़मीन मैदानी ज़मीन से बहुत ऊंचाई पर होगा और वहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है, साथ ही वहाँ पे बर्फ़ पड़ती है। साथ ही उसके अलावा एक ऐसी ज़मीन जो कि दलदली भूमि होती है, यानी कि जहाँ पे पानी नहीं है, जहाँ पर मिट्टी नहीं है, बल्कि मिट्टी और पानी मिलकर एक दलदल बन गया है, एक ऐसी ज़मीन के बारे में। तो इसको स्थलीय भूमि को जो है वो 5 भागों में करके बांटा गया है, और इन 5 भागों में पौधे उगते हैं 5 क्षेत्रों में। और वो पौधे जैसे वहाँ का वातावरण, जैसी जलवायु होती है, उस हिसाब से उनकी पत्तियाँ, उनका रंग रूप, हर चीज़ पर उनके असर पड़ता है, और वो वैसे ही होते हैं। इसके बाद फिर आगे हम लोग अगर बढ़ेंगे तो देखेंगे, अब यहाँ पर बता रहे हैं जलीय पौधे। अभी बताए थे स्थलीय पौधे यानी ज़मीन पर जो पौधे उगते हैं उनके बारे में 5 भागों में उनको बांटा, 5 तरह की ज़मीनों में उगते हैं वो। उसके अलावा अब जलीय पौधे हैं जो कि पानी में उगते हैं, जो कि जल में पाए जाते हैं। अब इसमें क्या बता रहे हैं, पानी में उगने वाले पौधों को जलीय पौधे कहते हैं। जलीय पौधे 3 प्रकार के होते हैं। जो पौधे पानी में उगते हैं उनको जलीय पौधे कहते हैं, क्योंकि जल माने पानी होता है। और जलीय पौधे कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला प्रकार क्या है? जल में तैरने वाले पौधे। अब इनको बांटा गया है इस आधार पर कि वो किस तरह से जल में रहते हैं, क्योंकि जल तो एक ही प्रकार का होगा, वहाँ की ज़मीन अलग तरह की नहीं, ज़मीन तो 5 प्रकार की जैसे हो गई, लेकिन जल एक ही प्रकार का होगा, तो उनको इस आधार पर अलग अलग बांटा गया है कि वो पानी में किस प्रकार से टिके रहते हैं। तो पहला है जल में तैरने वाले पौधे। ये पौधे जल में स्थिर नहीं रहते, यानी कि स्थिर मतलब रुके हुए नहीं रहते हैं, टिके नहीं रहते एक जगह पर, ये तैरते रहते हैं, इनकी जगह बदलती रहती है। कुछ पौधे जैसे पिस्टिया, वेल्फियन आदि जल में तैरते हैं। इन पौधों की जड़ और तने मोटे होते हैं, इनकी पत्तियां छोटी होती हैं जो पानी के बहाव में कटती फटती नहीं हैं। तो ये पौधे, इसमें 2 नाम बताए हैं। पहले सबसे पहले एक पिस्टिया, दूसरी वोल्फियन। ये 2 पौधे ऐसे हैं, पिस्टिया और वोल्फियन पौधे, जो कि जल में ये तैरते रहते हैं। एक जैसे हम लोग कमल का फूल भी जानते हैं ना, कमल नाम से, तो कमल फूल जैसे है। तो ये सब जल में हमेशा तैरते रहते हैं, स्थिर नहीं रहते हैं। और इनकी जो जड़ें होती हैं इन पौधों की, वो इनके तने मोटे होते हैं। तने मतलब जिनके आधार पर ये खड़े होते हैं, जिनसे ये फूल जुड़े होते हैं, वो तने कहलाते हैं, वो मोटे होते हैं, जिस पर ये टिके रहते हैं। और इनकी पत्तियाँ जो है छोटी होती हैं, और जो कि पानी जब तेज़ होता है, पानी के बहाव में, क्योंकि ये बहते रहते हैं, तो अगर पानी तेज़ होगा तो वो टूट जाएंगे, पर फूल मर जाएंगे, तो इसलिए वो छोटी होती हैं, जिससे कि ये पानी के बहाव में कटती फटती नहीं, और पानी के साथ ही जिधर पानी का बहाव होता है उधर ही आराम से बहती जाती है, और पौधे भी सुरक्षित बने रहते हैं। इनकी पत्तियाँ चिकनी होती हैं जो पानी में ऊपर रहती हैं। उनकी पत्तियों की बनावट कैसी होती है? वो चिकनी होती हैं। अगर चिकनी नहीं खुदरी होंगी तो पानी उनमें रुकेगा, पानी अगर टिकेगा तो उनको दबा देगा और वो पानी में नीचे दब जाएंगी, नीचे डूब जाएंगी। लेकिन वो चिकनी होती है तो पानी उनके ऊपर रुक नहीं पाता है, पानी उन पर से बह जाता है और वो पानी के ऊपर तैरती रहती है। इसके तने छोटे और फूले हुए होते हैं। इनमें हवा भरी होने के कारण ये पानी में तैरते रहते हैं। अब इसके तने जो होते हैं वो छोटे होते हैं और अंदर से खोखले होते हैं। जैसे मैदानी पेड़ बताए गए थे, अंदर से ठोस होते हैं, लेकिन इनको अगर आप तोड़ के देखोगे तो अंदर से अगर आप फूकोगे तोड़ने के बाद तो हवा दूसरी तरफ बाहर निकलेगी। तो ये अंदर से खोखले होते हैं और फूले हुए होते हैं, क्योंकि इनमें हवा भरी होती है और हवा भरे होने की वजह से ये पानी के ऊपर तैरते रह पाते हैं। तो ये हो गया हमारा जलीय पौधों का पहले तरीके के पौधे जो कि पानी में तैरने वाले होते हैं। इसके बाद दूसरे तरीके के पौधे होते हैं जल में रहने वाले, वो होते हैं
जल में स्थिर रहने वाले पौधे, तो पहले होगा तैरने वाले, लेकिन ये पौधे जो दूसरे नंबर पर आ रहे हैं जल में स्थिर रहते हैं, ये हिलते डुलते नहीं, इनकी स्थान इनकी जगह बदलती नहीं है, ये एक ही जगह पर जहाँ पर उगे हैं वहीं पर पानी में उस जगह पर ही उगे रहते हैं। जल में स्थिर रहने वाले पौधों का तना लंबा तथा पत्तियाँ चौड़ी होती हैं। जो पौधे तैरते हैं जल में उनका तना छोटा होता है और अंदर से खोखला होता है, और पत्तियां जो है उनकी वो छोटी होती हैं। लेकिन जो पौधे तैर रहे हैं, जो पौधे तैर नहीं रहे, जो स्थिर रहते हैं, उनका पौधा क्या होता है, लंबा होता है और पत्तियां चौड़ी होती हैं। यानी कि जल में तैरने वालों पौधों के उल्टा होती हैं, विपरीत होती हैं, अपोजिट होती हैं उनके। तो याद रखना है कि उसके पौधे जो जल में तैरने हैं वो पौधे के तने जो है वो हमेशा वो तने उनके छोटे होते हैं, अंदर से खोखले होते हैं और पत्तियां भी उनकी छोटी होती हैं। लेकिन जो पौधे स्थिर रहते हैं उनके तने जो हैं वो बड़े होते हैं और पत्तियां भी चौड़ी होती हैं। इनकी जड़ें छोटी होती हैं जो तालाब के तल में स्थिर रहती हैं। जड़ों को पानी सोखने की आवश्यकता कम होती है। अब इनकी जड़ें होती हैं वो स्थिर होती, रुकी होती है कि जगह पर, हिलते डुलते नहीं हैं, छोटी होती हैं, तालाब में स्थिर रहती हैं, अपनी जगह पर टिकी रहती हैं और अंदर से ही तालाब से ही सब कुछ जो है अपना भोजन पानी ग्रहण करती रहती हैं। और इनको पानी की आवश्यकता भी कम होती, कम पानी में ये बढ़ जाती हैं, कुछ ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती जड़ों को। पत्तियाँ पानी में तैरती रहती हैं। पत्तियों पर मोम की परत होती है, यह इनको गीला होने से बचाता है। अब इनकी पत्तियों में नेचुरली जो है एक गॉड गिफ्टेड होता है कि मोम की परत होती है। मोम जैसे उन्होंने देखा है ना, मोमबत्ती से मोम पिघलती एकदम चिकनी होती है, तो मोम जैसी परत इनके ऊपर होती है जो इनको चिकना बनाए रखती है इनकी पत्तियों को, जिसकी वजह से पानी इनके ऊपर टिक नहीं पाता है और पानी इन पत्तियों को गीला नहीं करता है इनको, और ये आसानी से पानी जो है पौधा जो है पानी के ऊपर तैरता रहता है। पौधे के ऊपरी सतह पर सांस लेने के लिए छोटे छोटे छिद्र होते हैं, और जो पौधे का सबसे ऊपरी हिस्सा होता है, जो ऊपरी भाग इसका होता है पौधे का, जो पानी के बाहर निकला होता है, उसमें अगर आप देखोगे ध्यान से, तो उसमें छोटे छोटे छिद्र दिखाई देंगे, जिससे कि ये ऑक्सीजन जो है सांस लेती हैं, अपने जो हवा जो है वो लेती हैं। तो इस प्रकार ये दूसरे नंबर के पौधे हुए। उसके बाद तीसरे नंबर पे पौधा हमारा आता है जल में डूबे रहने वाला पौधा। तो पहला हो गया तैरने वाला पौधा, दूसरा हो गया स्थिर रहने वाला, टिका रहने वाला पौधा, और तीसरा हो गया डूबा रहने वाला पौधा। यानी वो पौधा जो पानी के ऊपर नहीं दिखाई देगा हमें, बल्कि पानी के नीचे सतह पर, ज़मीन पर, जो पानी की जल के नीचे सतह होगी, चाहे समुद्र हो चाहे वो नदी हो, उसमें जब हम नीचे अगर तैरते हुए जाएंगे तो नीचे की जो ज़मीन हमें मिलेगी उस ज़मीन पर वो पौधे उगे हुए होंगे। जल में पूर्ण रूप से डूबे रहने वाले पौधे जड़ों के सहारे मिट्टी में स्थिर रहते हैं। तो जो पानी के नीचे की ज़मीन जो होगी उस ज़मीन पर ये जड़ों के सहारे लगे हुए होंगे, स्थिर होंगे, टिके होंगे। जैसे कि मैदानी क्षेत्र की ज़मीन पर पौधे टिके होते हैं, पेड़ टिके होते हैं, पीपल के, नीम के, आम के, उसी तरह से ये पौधे भी जो पानी के नीचे की ज़मीन है उस पर उगे हुए होंगे और उसके सहारे इनकी जड़ें जो उसी पर टिकी होंगी। इनकी पत्तियां रिबन के समान होती हैं, इसलिए पत्तियां पानी के बहाव में दिशा में मुड़कर बहने लगती हैं। इनकी पत्तियां जो कि जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, ये पतली पतली रिबन, मतलब जैसे लड़कियां होती सर में बालों में बांधती हैं अपने, पतली पट्टी होती कपड़े की, उसको रिबन कहते हैं। रिबन जैसे हम लोग सजाने के लिए कई बार लगाते हैं, गिफ्ट पैक करते हैं, गिफ्ट पैक में ऊपर रिबन बांधते हैं, तो वो रिबन बोलते हैं पतली पतली। तो उस तरह रिबन जैसी पतली पतली पत्तियाँ इनकी होती हैं, जिससे क्या होता है, क्योंकि पानी के अंदर होते हैं तो पानी जो बहता है कभी दाएं कभी बाएं किसी दिशा में, तो ये आसानी से उसके साथ साथ मुड़ जाती हैं और टूटती नहीं है। अगर कड़ी होंगी, अगर मोटी होंगी, ठोस होंगी, तो पानी के साथ आसानी से मुड़ नहीं पाएंगी, तो टूट जाएंगी और पेड़ मर जाएगा, पौधा मर जाएगा। लेकिन ये तैर सकती है आसानी से, तो ये आसानी से अपना जीवन जी लेती हैं, उसके अनुकूल बन जाती हैं। इससे पौधों को कोई नुकसान नहीं होता है, तो इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचता। इससे सांस लेने के लिए पानी में घुली गैसें सीधी इनकी कोशिकाओं में पहुंच जाती हैं। अब पानी के अंदर जो गैस होती है, जो जिनसे जैसे मिलकर पानी बनता है, जैसे कार्बन है, ऑक्सीजन है और गैसें जो पानी में मिली होती हैं, तो इनके लिए जो आवश्यक गैसें हैं वो इनको सांस लेने के लिए जो पानी में जो भी गैस जो खुली होती हैं वो सीधे इनकी कोशिकाओं में इनके अंदर पहुँच जाती हैं, और जिससे ये अपनी सारी जो गैस उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है और ये पौधे जीवित रहते हैं पानी के अंदर की ज़मीन में भी। वेलिसनेरिया और हाइड्रिलिया जो है दो ऐसे पौधे हैं जो कि पानी के अंदर जल में डूबे हुए होते हैं,
और भी पौधे हैं, लेकिन 2 नाम उदाहरण के लिए बताए हैं, वेलसिनेरिया और हाइड्रिला, जो कि पानी में डूबे हुए होते हैं। तो इस प्रकार ये 3 पौधे हुए जो कि हमें बताया गया है कि पानी में रहते हैं। तो 5 हो गए जो कि स्थल पे 5 तरह के पाए जाते हैं, और 3 तरह के हो गए जो कि याद रखने हमें, जो कि पानी में पाए जाते हैं। इस प्रकार स्थानीय जलवायु व भूमि की बनावट के अनुसार प्रत्येक पौधे की विशेषता अलग अलग होती है। इनकी जड़ें तथा तना पत्तियों का आकार अलग अलग हो जाता है। तो जैसा कि समझ में आया हमें कि जैसा वहाँ की जगह होगी, मैदानी क्षेत्र में पक्की ज़मीन होती है, ठोस ज़मीन होती है, वहाँ की अलग तरह की मिट्टी होती है, तो वहाँ के पेड़ पौधे अलग तरह के होते हैं। दलदल में अलग तरह के मिट्टी और पानी मिला होता है, तो वहाँ पर अलग तरह के होते हैं। रेगिस्तान में बालू होती है, मरुस्थल में पानी कम होता है, तो वहाँ पर अलग तरह के होते हैं। उसके अलावा पानी है, जल है, तो वहाँ पर अलग अलग तरह का माहौल होता है, अलग तरह का मौसम होता है, अलग तरह का टेम्परेचर होता है। तो वहाँ के पौधे, उनकी बनावट सब कुछ अलग अलग तरह की होती है। वहाँ की पत्तियाँ, जो पौधों की पत्तियाँ, जड़ें, तने, हर चीज़ का आकार जो है वो उसी के हिसाब से अलग अलग तरह का होता है। अब यहाँ पर है कुछ विशेष पौधे, जैसे कुछ पौधे विशेष पौधे हैं, उनके बारे में बताया गया है। कुछ पौधे इनके तने छोटे होते हैं, इनके तने इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। यानी कुछ पौधे ऐसे होते हैं, तने यानी कि बताया गया तना वो जिस पे खड़ा होता है, पेड़ का तना होता है। जैसे हम लोग पत्तियाँ, डालियाँ लगी होती हैं, तो डालियाँ, पत्तियाँ, जो फूल, फल और पत्तियाँ जो है वो डालियों पर लगी होती हैं, और डालियाँ जिससे जुड़ी होती हैं, जो मोटा सा होता है वो तना होता है। तो उसी तरह कुछ पौधे ऐसे होते हैं, इनका तना इतना छोटा होता है कि दिखाई तक नहीं पड़ता है। उसके अलावा फिर दूसरे नंबर पर कुछ पौधे इतने बड़े और लंबे होते हैं कि उनके तने में सुरंग बनाई जा सकती है। तो कुछ इतने छोटे होते हैं कि देख तक नहीं सकते अपनी आंखों से उनको सीधे सीधे, और कुछ इतने बड़े होते हैं कि उनमें सुरंग तक बनाई जा सकती है। यानी सुरंग यानी एक लंबी सी एक उनमें एक जगह बनाई जा सकती है। कुछ पौधों को उगने के लिए बहुत कम जल की आवश्यकता होती है। कैक्टस ऐसा ही पौधा है। अब कैक्टस चूँकि मरुस्थल में उगता है, रेगिस्तान में उगता है, वहाँ पानी कम होता है, तो कैक्टस एक ऐसा पौधा है जो बहुत ही कम पानी में, बहुत ही कम पानी को ग्रहण करके, बहुत ही कम पानी को लेकर बढ़ सकता है, जीवित रह सकता है। कुछ पौधों को बहुत अधिक जल की आवश्यकता होती है। धान के पौधों को अधिक जल चाहिए। और कुछ पौधे कैसे होते हैं जिनको बहुत अधिक पानी चाहिए होता है, जो कि कम पानी में नहीं जिंदा रह पाएंगे, कम पानी में नहीं जीवित रह पाएंगे, मर जाएंगे वो, उनको ज़्यादा पानी चाहिए। और धान एक बोला था, धान की फसल होती है, तो धान जो है वो एक ऐसा ही पौधा है जिसमें बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है। कुछ पौधे जैसे फफूंदी और कुकुरमुत्ता में हरा रंग नहीं होता है, अतः ये पौधे अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। ऐसे पौधे दूसरे पौधों के अथवा गले सड़े पदार्थों से भोजन प्राप्त करते हैं। इन्हें परजीवी पौधे कहते हैं। अब कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कि इनका रंग हरा नहीं होता, ज़्यादा हर पौधे का रंग हरा होगा आप देखोगे पेड़ पौधे, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनका रंग नहीं होता है, जैसे फफूंदी और कुकुरमुत्ता। अब ये क्या होता है, ये उगते कैसे हैं? बाकी पौधे जो होते हैं वो उनके बीज डाला जाता है, बीज से फिर कहीं ना कहीं उगते हैं वो अपने एक वातावरण से। और ये पौधे जो हैं, ये पौधे एक माहौल की वजह से अपने आप पनपने लगते हैं और अपने आप बन जाते हैं, तो इसलिए ये हरे नहीं होते हैं। ये पौधे अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, ये खुद खाना नहीं बना सकते हैं, ये किसी और चीज़ पर उगेंगे, किसी और चीज़ पर बनेंगे। ऐसे पौधे दूसरे पौधों को अथवा गले सड़े पदार्थों से भोजन प्राप्त करते हैं। यानी कि कई बार आप देखोगे घर में खाना कोई रखा होगा और वो बहुत दिन तक रखा रहे, सड़ जाए, तो उसमें फफूंदी अपने आप पैदा हो जाती है। इसी तरह कुकुरमुत्ता कहीं बहुत ही ज़्यादा गीला गीला और बहुत ही ठंडा टेम्परेचर टाइप का होगा, बहुत ही अंधेरा जैसा होगा, तो वहाँ पे कुकुरमुत्ता अपने आप उग जाता है। तो इसमें कोई बीज नहीं डाला जाता है, तो ये पौधा अपने आप बनने वाला है, ये खुद से नहीं पैदा होता है, इसको दूसरे की ज़रूरत पड़ती है। यानी कोई खाना सड़ेगा, कोई चीज़ सड़ेगी, तब उसमें फफूंदी पड़ेगी। कहीं कोई ऐसा माहौल बनेगा, अंधेरा होगा, टेम्परेचर बहुत कम होगा, बहुत ठंडा होगा, तब वहाँ जाके कुकुरमुत्ता उगेगा। तो ये अपने आप नहीं उग पाते, इन्हें आवश्यकता पड़ती है ऐसे माहौल की, तब ये पनप पाते हैं। तो ऐसे पौधे, ये याद रखने वाली बात है, जो कि खुद नहीं उग सकते हैं, अपना भोजन खुद नहीं बना पाते हैं, दूसरों पर डिपेंड होते हैं कि दूसरा जब कुछ करे तब वो पैदा होंगे, तब वो जीवित रह पाएंगे। तो ऐसे पौधे परजीवी पौधे कहलाते हैं। परजीवी मतलब पर मतलब दूसरा, जीवी मतलब जीवन, जो पराये पर जीवित रह सके, यानी कि दूसरे पर जीवित हो, दूसरे पर आश्रित हो जीवन के लिए, उसे परजीवी पौधे कहा जाता है। तो ये परजीवी पौधे हो गए। तो कुछ विशेष पौधों में 5 तरह के पौधे बताए। पहला था कि
छोटे पौधे इतने छोटे होते हैं उनके तने दिखाई नहीं पड़ते। दूसरा था बड़े पौधे इतने बड़े पेड़ होते हैं वो कि उनके तनों में सुरंग बनाई जा सकती है। फिर तक कम पानी ग्रहण करने वाले पौधे, यानी कुछ पौधे इतने कम पानी पीते हैं कि बहुत कम से कम पानी में वो जीवित रह सकते हैं, और कुछ पौधे बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं जिनको जीवित रहने के लिए बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता हो, जैसे कि धान। उसके अलावा कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कि परजीवी पौधे कहलाते हैं, जो कि खुद नहीं जीवित रह सकते। उनको जीवित रहने के लिए किसी सड़े हुए खाद्य पदार्थ की या फिर एक ऐसे माहौल की जो कि उनके अनुकूल हो, उसकी आवश्यकता पड़ती है, तो वो परजीवी पौधे कहलाते हैं। तो ये 5 तरह के पौधे ऐसे हैं, इनको ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद लास्ट में आता है कीट भक्षी पौधे। कीट माने कीट मकोड़े, जैसे जो उड़ते हैं, मच्छर हैं, मक्खी हैं और चींटियाँ हैं, कॉकरोचेज़ हैं, ये सब कीट मकोड़े कीड़े मकोड़े कहलाते हैं। तो कीट भक्षी मतलब खाने वाला, तो कीट भक्षी यानी कि जो कीट को खाने वाला हो ऐसा पौधा। ये पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बना लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण यानी कि जो सूरज से रोशनी मिलती है उसके जो प्रकाश आता है उससे द्वारा ही अपना भोजन ये पौधे बना सकते हैं, कीटभक्षी पौधे। किंतु दलदली भूमि में उगने के कारण इन्हें नाइट्रोजन प्राप्त नहीं होती है। ये उगते कहाँ पर हैं? ये कीटभक्षी पौधे दलदल की भूमि में उगते हैं। जैसे बात हम लोगों ने पहले की थी दलदल की भूमि की, तो उन्हीं भूमि में ये पौधे भी उगते हैं। लेकिन वहाँ पर चूँकि इनको नाइट्रोजन गैस नहीं मिल पाती दलदल की वजह से, तो इन्हें नाइट्रोजन गैस वहाँ पे प्राप्त नहीं होती है, इसलिए स्वयं प्रोटीन का निर्माण नहीं कर पाते हैं और इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए अपनी पत्तियों द्वारा कीटों को पकड़कर खाते हैं। तो जो नाइट्रोजन गैस से उनको जो प्रोटीन मिलना चाहिए वो उनको नाइट्रोजन गैस मिलने की वजह से नहीं मिलता है। तो उसके लिए इनकी पत्तियों में ऐसा एक नेचुरल एक चीज़ है, गॉड गिफ्टेड चीज़ है, एक देन है कि वो अपनी पत्तियाँ कीड़ों को आकर्षित करती हैं और कीड़े जो है आकर इनकी पत्तियों में चिपक जाते हैं और वो कीड़े में चिपक के फिर छूट नहीं पाते और वहीं वो धीरे धीरे उनका जो कीड़ों का जो कुछ भी उनके अंदर का होता है प्रोटीन, वो ये पत्तियाँ अपने अंदर सोख लेती हैं और इनको वो प्रोटीन ग्रहण कर लेती हैं। कलश पादप तथा संडियू आदि इस प्रकार के पौधे हैं। तो वैसे दो पौधे बताए गए हैं, एक कलश पादप और दूसरा संडियू पौधा, जो कि ऐसा ही कीटभक्षी पौधा है जो कि दलदल में उगता है और स्वयं नहीं बना पाने की वजह से प्रोटीन को वो उसकी पत्तियाँ कीड़ों को अपने चिपका लेती हैं और उसके बाद उनका प्रोटीन जो है वो सोख लेती हैं। कलश पादप में पत्ती का अगला भाग कलश के आकार में रूपांतरित हो जाता है। अब कलश पादप इसका नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि कलश, जैसे हम लोगों ने देखा होगा, कलश कहते हैं जैसे एक मटकी के आकार का होता है, ऊपर से घड़े जैसा लगता है देखने में और नीचे से मोटा और ऊपर से उसका जो है एक चौड़ा सा मुंह होता है। तो उस तरह का इसका जब ये है इसका मुंह जो है, जब कलश पादप आकार में उसका मुंह खुल जाता है, पत्ती द्वारा बनने इस कलश मुख पर आकर्षक ढक्कन से कीट आकर्षक होते हैं। इस प्रकार संडियू नामक पौधे में पत्तियों का विशेष प्रकार से रोम होते हैं। तो यहाँ पर पत्ती द्वारा बने इस कलश मुख पर आकर्षित ढक्कन से कीट आकर्षित होते हैं। अब जब इसमें ढक्कन जैसा बन जाता है कलश पादप, कीट होते हैं वो एक आकर्षण उनमें उनको लगता है, उनको मतलब कि कुछ उसके ओर आकर्षित होते हैं, खींचे चले जाते हैं अपने आप उस ओर जो उसका मुंह बना होता है और बाद में उसके मुंह में वो बैठ जाते, जब आते हैं तो फिर वो वहीं पर चिपक जाते हैं और वो पत्ती फिर बाद में बंद हो जाता है मुंह उसका और वो अंदर ही मर जाते हैं कीड़े और उनका जो भी कुछ प्रोटीन है वो सब उसको पौधे को मिल जाता है। इस प्रकार संडियू नामक पौधे की पत्तियों का विशेष प्रकार के रोम होते हैं। यह रोम स्पर्शक कहलाते हैं। इन स्पर्शकों की बनावट हाथ की हथेलियों या तथा अंगुलियों से मिलती जुलती होती है। अब जो दूसरा जो संडियू नामक पौधा बताया, 2 पौधे बताए जो कि उगते हैं, जो कि कीटभक्षी हैं। एक था कलश पादप, तो कलश पादप नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि उसका जो मुंह होता है वो कलश की तरह खुल जाता है और कीट उसकी ओर आकर्षित होकर बैठता है और फिर वो उसी में रह जाता है और वो उसी के द्वारा फिर अपना भोजन बना लेता है। तो उसके जो मुंह है कलश की तरह खुलने की वजह से उसका नाम रखा कलश पादप। उसका दूसरा पौधा बताया संडियू, वो पौधा जो होता है उसमें उसकी पत्तियों में विशेष प्रकार के रोम होते हैं। रोम मतलब एक छिद्र होते हैं छोटे छोटे, जैसे हम लोग इंसानों के शरीर में रोम छिद्र होते हैं और उसी में फिर बाल भी रोए भी उगते हैं। तो रोम उनमें भी छोटे छोटे रोम होते हैं और जिससे के द्वारा जो है वो सांस ले पाते हैं या वो अपनी जो है ऑक्सीजन ग्रहण कर पाते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो भी उनका जो कुछ भी पौधों को
लेना होता है जीवित रहने के लिए, उसको ग्रहण कर पाते हैं। इन स्पर्शकों की बनावट हाथ की हथेली तथा अंगुलियों से मिलती जुलती होती है। अब जो स्पर्शक होते हैं, ये रोम जो स्पर्शक जो पौधे में होते हैं, संडीव पौधे में, उसमें वो कैसे होते हैं, जैसे हम लोग हाथ की हथेली होती है, उंगलियां होती हैं, इस आकार के वो होते हैं। यह कीटभक्षी पौधा स्पर्शकों की सहायता से ही कीटों को पकड़ता है, और इसके जो स्पर्शक होते हैं जिसको जो कि हाथ की उंगलियों और हाथ की हथेली जैसे लगते हैं, इसी की सहायता से कीटभक्षी पौधा जो है कीटों को पकड़ता है। यानी कि जो इसके जो पत्तियों में होते हैं वहाँ पर आकर वो बैठते हैं और फिर वहाँ चिपक जाते हैं, और फिर वो चिपकने के बाद वहाँ से उड़ नहीं पाते, वहीं पे ख़त्म हो जाते हैं, पौधे मर जाते हैं, और धीरे धीरे उनका प्रोटीन जो है ये ग्रहण करके ये जीवित रहते हैं ये पौधे। तो इस प्रकार ये कीटभक्षी पौधे, और इनके खाने का तरीका है कि किस प्रकार ये पौधे को अपना भोजन पौधे बनाते हैं और जीवित रहते हैं। इसके बाद फिर लास्ट में बताया आओ दोहराएं, यानी कि कुछ बातें पहले बताई उनको दोहराने के लिए कहा है कि फिर से एक बार ध्यान करते हैं क्या क्या बातें बताई हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले पौधों का आकार शंकु जैसा होता है। शंकु यानी कि ऊपर से पतला और नीचे से चौड़ा। जो पर्वत पे पौधे पाए जाते हैं ऊपर से चौड़े होते हैं और नीचे से पतले होते हैं, यानी कि शंकु के आकार के होते हैं। उसके बाद दूसरा है मैदानी क्षेत्रों में उगने वाले पौधे ठंडे मौसम में अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं। और जो मैदानी क्षेत्र में उगते वाले पौधे, यानी जहाँ पे जैसी जगह पे हम लोग रहते हैं, जैसे पेड़ पौधे हम लोग के घर के पास हैं, वो सब जो है ज़्यादातर जाड़े में अपनी पत्तियाँ उनकी गिर जाती हैं और गर्मियों में वो हरे बने रहते हैं। मरुस्थलीय पौधों की पत्तियाँ कांटों के रूप में होती हैं, और जो मरुस्थल के पौधे हैं, जैसे उन्होंने देखा था कैक्टस की फोटो में भी, तो वहाँ उसमें कांटे जैसे उगे रहते हैं और कड़े होते हैं, ठोस होते हैं। दलदली पौधों की जड़ें सांस लेने के लिए भूमि के बाहर आ जाती हैं। दलदली पौधों की जड़ें होती हैं, जैसे बताया तो ऊपर रहती हैं, क्योंकि उनको ऑक्सीजन को हवा उनको सांस लेनी होती जीवित रहने के लिए, तो वो दलदल में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है जिस पर सांस नहीं ले पाती हैं, तो वो वापस ऊपर आ जाती हैं और वहाँ से उनको फिर आसानी से सांस मिलती है और वो जीवित रह पाती हैं। फिर लास्ट है कीटभक्षी पौधे प्रोटीन की आवश्यकता को पूरी करने के लिए कीटों को पकड़कर उनका पाचन करते हैं। और जो कीटभक्षी पौधे होते हैं उनको नाइट्रोजन गैस नहीं मिल पाती, उनको प्रोटीन चाहिए होता है, तो वो प्रोटीन के लिए उनको एक गॉड गिफ्टेड एक नेचुरल तरीके से उनको ऐसा बना हुआ होता है। उनकी पत्तियाँ ऐसी होती हैं कि कीट वहाँ पर आते हैं और बैठते हैं, वहीं पर चिपक जाते हैं। या फिर जैसे कि पौधे का नाम था कलश पादप, तो कलश जैसा उसका मुंह खुल जाता है, उसके मुंह के आकर्षित होते हैं और वहाँ पे आके बैठ जाते हैं। उसके बाद फिर उन पत्तियों से उसके मुंह से कलश पादप के मुंह से वो उड़ नहीं पाते हैं और फिर वो वहीं मर जाते हैं। और फिर उनका जो मरने के बाद उनके शरीर के अंदर जो भी प्रोटीन होता है वो पौधे जो है वो सोख लेते हैं और वो जीवित रहते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने अपना लेसन ये पूरा पढ़ा, लेसन 1 हम लोगों का, जिसमें कि बताया गया था कि कैसे पौधों का जीवन होता है, जो कि जलवायु, जो कि ज़मीन, जो कि पानी में अगर उग रहे हैं तो पानी, दलदल में उग रहे हैं दलदल, इन सब पर डिपेंड करता है। और उसके बाद जैसा होते हैं उसी हिसाब से उनकी जड़ें होती हैं, उनके तने होते हैं, क्योंकि उनको उस माहौल में रहना होता है, उस माहौल में जीवित रहना होता है। तो अलग अलग जब माहौल होता है तो अलग अलग उनका आकार और उनका बनावट, उनका रंग रूप और उनके सब कुछ अलग अलग होता है माहौल के हिसाब से। तो इस प्रकार ये पौधों का लेसन था, हम लोगों ने लेसन 1 पढ़ा और लेसन 1 यहाँ पर हमारा ख़त्म होता है। इसके बाद अब आपको इसकी एक्सरसाइज बताई जाएगी और उस एक्सरसाइज में फिर आपको देखना है, समझाया जाएगा कि कैसे करना है। आपको वो एक्सरसाइज कॉपी में करनी है अपनी, और फिर कॉपी में करके उसे फेयर कॉपी में पहले रफ कॉपी में करके चेक करवाना है, उसके बाद फेयर कॉपी में करके आपको भेजना है और फिर उसे अच्छे से याद करना है, एग्ज़ाम के लिए तैयार करना है। तो बच्चों, जैसा कि अभी हम लोगों ने अपनी लेसन में अपने पूरी स्टोरी में पढ़ा पेड़ पौधों के बारे में, तो उसी आधार पे यहाँ पर हम लोगों को एक्सरसाइज दी गई है और उससे याद करके सोच के हम लोगों को करना है। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है थोड़ा सा, और आप इसको देखिए, समझिएगा एक्सरसाइज में, और फिर इसको भी जो है देख के समझ के इस एक्सरसाइज को अपनी कॉपी में करिए और इसको ध्यान से देखिए कैसे इसमें क्या पूछा गया है और क्या उसका आंसर होगा। पहला है सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। तो सही विकल्प पर सही, यानी कि जो सही विकल्प है, सही ऑप्शन है हमारा, इसमें यहाँ पर 3 इसमें ऑप्शन आप देख सकते हो कि 3 यहाँ पे 4 ऑप्शन हर चीज़ के दिए हैं। एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, इससे करके 4 ऑप्शन सब में जो है दिए हुए हैं। तो इसमें से एक सही है कोई, तो जो सही है उस आंसर पे हमें सही का निशान लगाना है और बाकी पे कुछ नहीं करेंगे, सही वाले पर सही का निशान लगा देंगे। या ऐसा भी कर सकते हैं कि जो सही वाला आंसर उसका नाम है उसको हम जैसे लिखा है पहला यहाँ पर कि पौधे पाए जाते हैं, तो उसका नाम हम डैश करके उसके सामने लिख देंगे कि पौधे कहाँ पर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे पहले क्या लिखे हैं, पहला है पौधे पाए जाते हैं, तो पौधे कहाँ पर पाए जाते हैं,
थल पर, जल में, या दोनों जगह सही है, मतलब कि थल पर भी पाए जाते हैं और जल में भी पाए जाते हैं, या फिर दोनों गलत है कि ना थल पर पाए जाते हैं और ना ही जल में पाए जाते हैं। तो इसमें क्या है आप समझ सकते हो, हम लोगों ने पढ़ा है अभी। तो पौधे थल पर भी पाए जाते हैं, यानी कि थल मतलब ज़मीन, तो थल पर भी पाए जाते हैं, ज़मीन पर भी पाए जाते हैं और जल में भी पाए जाते हैं। तो इसका मतलब जो तीसरा ऑप्शन है हमारा, दोनों सही, इस पर हम अपने जो है टिक कर देंगे और ये हमारा आंसर सही होगा, दोनों सही। फिर इसके बाद सेकंड देखते हैं। सेकंड में है नागफनी का पौधा उगता है। नागफनी का पौधा कहाँ उगता है? नागफनी का पौधा रेगिस्तान में उगता है। फिर इसके बाद थर्ड देखिए, नीम और पीपल के पेड़ पाए जाते हैं। तो नीम और पीपल के पेड़ कहाँ पाए जाते हैं? नीम और पीपल के पेड़ मैदानों में पाए जाते हैं। इसके बाद फोर्थ है, इसमें परजीवी पौधा है। तो परजीवी पौधा यानी जो दूसरों पे डिपेंड होता है, अपने आप नहीं जी पाता है, अपने आप नहीं जन्म ले पाता है, तो वो कौन सा पौधा है? तो वो इसमें से एक है आम, एक है कमल, एक है नागफनी और चौथा ऑप्शन है फफूंदी। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जो फोर्थ ऑप्शन है वो सही है हमारा, फफूंदी। परजीवी पौधा फफूंदी है। तो इस तरह करके ये आपके विकल्प हैं 4, इसमें चारों में ऑप्शन आपको बता दिए गए हैं। इन ऑप्शन को करके आप कॉपी पर अपने लिख लीजिएगा। इसके बाद फोर्थ में इसके बाद सेकंड खा में आते हैं, और खा में दिया है रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, यानी कि यहाँ पे हमें फिल इन द ब्लैंक्स बताए भरने हैं, ब्लैंक्स को फिल करना है। तो इसमें ध्यान से देखिए क्या पूछा है, डैश नामक वृक्ष सीधे तथा शाखा युक्त होते हैं। डैश नामक यानी कि डैश में इस ब्लैंक में हमें उस वृक्ष का, उस पेड़ का नाम भरना है जो सीधा और शाखा युक्त यानी कि जिसमें टहनियाँ होती हैं, जिसमें डालें होती हैं, जिसमें ब्रांचेस होती हैं। तो वो कौन सा पेड़ है जो सीधा होता है और उसमें शाखाएँ भी होती हैं? तो उगने वाले दो पेड़ ऐसे हैं जो पहाड़ों पे उगते हैं, उनके नाम हम लिख सकते हैं चीड़ और देवदार। तो चीड़ और देवदार नामक वृक्ष सीधे तथा शाखा युक्त होते हैं। ये हमारा फर्स्ट में हो जाएगा। फिर सेकंड है, मैदानी क्षेत्र में उगने वाले पौधे डैश मौसम में पत्तियां गिरा देते हैं। तो डैश में भरना है हमें कि किस मौसम में वो पत्तियां गिरा देते हैं। तो मैदानी क्षेत्र में उगने वाले पौधे किस मौसम में पत्तियां गिरा देते हैं? तो जैसा कि बताया गया है कि ठंड के मौसम में पत्तियां गिरा देते हैं। गर्मियों में पत्तियां उनमें रहती हैं, लेकिन ठंड के मौसम में, जाड़े के मौसम जैसा चल रहा है अभी, तो अगर आप देखोगे तो जाड़ा बढ़ेगा तो जो हम लोग घर के आसपास पेड़ होंगे उनमें पत्तियां गिरेंगी। अभी पतझड़ के मौसम में अभी आएगा कुछ समय बाद, तो या फिर ठंड में भी पत्तियां गिरेंगी उसमें। तो मैदानी क्षेत्र में उगने वाले पौधे यहाँ पे भरा जाएगा, सर्दियों के मौसम में पत्तियां गिरा देते हैं। तो सेकंड ध्यान से लिख लीजिएगा, मैदानी क्षेत्र में उगने वाले पौधे सर्दियों के भरा जाएगा इसको। फिर आगे लिखा हुआ है मौसम में पत्तियां गिरा देते हैं। फिर थर्ड है, पूरी तरह पानी में डूबे पौधे डैश पौधे कहलाते हैं। जो पौधे पानी में होते हैं, पूरी तरह पानी में डूबे होते हैं, तो उन्हें कौन से पौधे कहते हैं? वो पानी में यानी कि जल में होते हैं, तो वो जलीय पौधे कहलाते हैं। तो यहाँ पे लिखा जाएगा जलीय और पौधे आगे लिखा हुआ है, तो खाली जलीय भरा जाएगा थर्ड में, और ये सेंटेंस हो जाएगा हमारा, पूरी तरह पानी में डूबे पौधे जलीय पौधे कहलाते हैं। इसके बाद फोर्थ है, डैश जल में स्थिर रहने वाला पौधा है, यानी कि उसका नाम बताना है हमें कि कौन सा पौधा है वो जो जल में स्थिर रहता है। तो यहाँ पर हम एक नाम लिख सकते हैं, जैसा हम लोगों ने पढ़ा था अभी, हाइड्रिला। हाइड्रिला 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 नामक पौधा जो है वो पानी में नीचे डूबा हुआ होता है और जल में स्थिर रहता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हाइड्रिला जल में स्थिर रहने वाला पौधा है। तो इस तरह करके हमें अपना रिक्त स्थान भर लेंगे, फिर इन्हें ब्लैंक्स कर लेंगे। इसके बाद थर्ड है गा, उसमें देखते हैं क्या है। यहाँ पर ट्रू एंड फॉल्स पूछे गए हैं, यानी कि सही और गलत के निशान हम लोग को लगाने हैं। जो सही है उस पर सही का निशान और जो गलत होगा उस पर गलत का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या है, क्या पूछा है, इसमें पढ़ा है हम लोगों ने भी, तो क्या पूछा था उस आधार पे इस पे लगाना है। मैदानों में उगने वाले पौधे गर्मी में पत्तियों से लदे रहते हैं। तो जैसा कि अभी लोग फिल इन द ब्लैंक्स में भी किया है कि सर्दियों के मौसम में पत्तियां गिरा देते हैं, तो हाँ गर्मियों में वो पत्तियों से लदे रहते हैं, यानी गर्मियों में उनमें पत्तियां लगी रहती हैं और जाड़े में मैदानी पौधे जो होते हैं, पेड़ होते हैं, वो पत्तियां अपनी गिरा देते हैं। तो यहाँ पर ट्रू होगा कि हाँ मैदानों में उगने वाले पौधे गर्मी में पत्तियों से लदे रहते हैं, तो ये ट्रू हो जाएगा। इसके बाद सेकंड में देखें अगर
कीटभक्षी पौधे अपने तनों के द्वारा कीटों को पकड़ लेते हैं। जो कीटभक्षी पौधे बताए गए हैं लेसन में कि जो कीटों को, तो नहीं, वो तने के द्वारा नहीं, वो अपनी पत्तियों के द्वारा कीटों को पकड़ते हैं। तो ये जो है वो गलत है, यहाँ पर फॉल्स होगा, गलत होगा ये। कीटभक्षी पौधे जो हैं वो अपनी पत्तियों के द्वारा तनों को पकड़ते हैं, सॉरी, कीटों को पकड़ते हैं। तो ये जो है हमारा फॉल्स कहलाएगा। तो यहाँ पर इसके आगे गलत का निशान लगा दीजिएगा। फिर इसके बाद थर्ड है, पर्वत पर उगने वाले पौधों की पत्तियाँ सुई जैसी नुकीली होती हैं। तो हाँ, सही है ये। पर्वत पर उगने वाली पत्तियों की पौधे, पर्वत पर उगने वाले जो पेड़ होते हैं उनकी पत्तियाँ जो हैं वो नुकीली होती हैं, ताकि उन पर बर्फ़ न जम सके और वो आसानी से बर्फ़ उनसे गिर जाए और पौधे सुरक्षित रह सके। तो हाँ, ये थर्ड वाला सही है। इसके बाद फोर्थ है, मरुस्थल में प्रायः कम पौधे उगते हैं। तो जी हाँ, मरुस्थल में जो है वहाँ पे पानी की कमी होती है, वहाँ की ज़मीन में बहुत गर्मी पाई जाती है, वहाँ पे रेत होती है, वहाँ पे बीहड़ ज़मीन होती है, तो वहाँ पे बहुत ही कम पौधे उग पाते हैं। तो ये भी बात सही है। तो यहाँ पर भी ट्रू हो जाएगा, सही का निशान लगा देंगे कि हाँ, मरुस्थल में प्रायः कम पौधे उगते हैं। फिर इसके बाद फोर्थ देखते हैं। फोर्थ में यहाँ पूछा गया है, सुमेल, निम्नलिखित का सुमेल करिए। यानी सुमेल मतलब एक जैसे जो मिलते जुलते हैं उनके मेल करना है, आपस में मिलाना है हमें। तो जैसा कि आप लोग करते आए हो, मिला भी सकते हो, या फिर फर्स्ट के आगे जैसे फर्स्ट लिखा है नीम और बरगद, तो नीम और बरगद का पेड़ कहाँ पाया जाता है, डैश करके उसके सामने उस जगह का नाम लिख सकते हैं। तो अब इसमें हमें देखना है कि क्या है, तो उसको हम यहाँ पर मिला रहे हैं। आप चाहो तो मिला लेना अपनी कॉपी में, या फिर आप उसको लिख भी सकते हो उसके सामने कि नीम और बरगद कहाँ पाया जाता है, तो मैदानों में पाया जाता है। तो 1 के सामने आप सी वाला जो है नीम और बरगद उसको लिख भी सकते हो, मैदानों में पाया जाता है। फिर नागफनी का पौधा, अब नागफनी का पौधा कहाँ पाया जाता है, तो नागफनी का पौधा जो है वो रेगिस्तान में पाया जाता है। उसके बाद कुमुदनी, कुमुदनी का पौधा जो है वो जल में पाया जाता है। इसके बाद फफूंदी, फफूंदी एक परजीवी है। उसके बाद सुंदरी, सुंदरी का पौधा जो है वो दलदल में पाया जाता है। तो इस तरह करके आप इसको चाहे मिलान कर लीजिएगा या फिर उसके सामने डैश करके उसके नाम आप लिख लीजिएगा। इसको पूरा कंप्लीट करने के बाद फिर नेक्स्ट है हमारा, अगला है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने। अब यहाँ पर प्रश्न पूछे हैं, उनके हमें उत्तर देने हैं। तो यहाँ पे हम आपको ओरल बता रहे हैं, आप ध्यान से इसको सुनिए इसके उत्तर, और फिर अपनी कॉपी में इसको सुनकर ठीक से इस सही स्पेलिंग के साथ लिखकर चेक करवाइएगा। तो पहला प्रश्न पूछा है, कौन से पौधे स्थलीय पौधे कहलाते हैं? फिर इन्हें किस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं? तो 2 क्वेश्चन है पहले में, कौन से पौधे स्थलीय पौधे कहलाते हैं। साथ ही ये भी पूछा है कि जो पौधे स्थलीय पौधे कहलाते हैं उन स्थलीय पौधों को कैसे वर्गीकृत, यानी वर्गीकृत हमने कहा था ना, अलग अलग बांट सकते हैं वर्गों में। तो कैसे उनको बांटा जा सकता है, कैसे उनको अलग अलग प्रकार में बता सकते हैं, कितने प्रकार से पौधे स्थलीय होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कौन से पौधे स्थलीय पौधे होते हैं। तो इसके लिए लिख देंगे कि वो पौधे जो स्थल अर्थात ज़मीन पर पाए जाते हैं उन्हें स्थलीय पौधे कहते हैं। वो पौधे जो स्थल अर्थात ज़मीन पर पाए जाते हैं उन्हें स्थलीय पौधे कहते हैं। इसके बाद पूर्ण विराम के बाद फिर अगले प्रश्न का जो पूछा है, इसी पहले में पूछा है, इसका आंसर लिखेंगे, इन्हें किस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं। तो इसके लिए लिखेंगे, स्थलीय पौधों को वर्गीकृत करने के लिए इन्हें जमीन के आधार पे बांटा जा सकता है। धरातल के आधार पर इन्हें हम 5 भागों में बांट सकते हैं। जैसे पहला हो गया मैदानों में उगने वाले पौधे, दूसरा हो जाएगा मरुस्थल में उगने वाले पौधे, फिर तीसरा हो जाएगा गर्म जलवायु में उगने वाले पौधे, और फिर फोर्थ हो जाएगा पर्वतों पर उगने वाले पौधे, एंड देन लास्ट हो जाएगा फिफ्थ दलदली भूमि में उगने वाले पौधे। तो इस तरह 5 नाम लिख देंगे और ये हमारे हो जाएंगे 5 वो प्रकार जिनके आधार पर हम इनको वर्गीकृत कर सकते हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन है, पर्वतों पर उगने वाले पेड़ पौधों की विशेषताएं लिखिए। विशेषताएं यानी कि उनमें क्या खूबियां होती हैं ऐसी उन पेड़ों में जो पर्वतों पर उगते हैं। तो इसका आंसर लिख सकते हैं, पर्वतों पर उगने वाले पेड़ पौधे ऊपर से पतले तथा नीचे से चौड़े होते हैं। पर्वतों पर उगने वाले पौधे ऊपर से पतले तथा नीचे से चौड़े होते हैं। पूर्ण विराम। फिर इसके बाद इनकी पत्तियां छोटी और नुकीली होती हैं। फिर सेकंड लाइन में लिखेंगे, इनकी पत्तियां छोटी और
नुकीली होती हैं पूर्ण विराम, इससे पौधों पर बर्फ़ नहीं ठहरती है और पौधों को नुकसान नहीं होता है। इससे पौधों पर बर्फ़ नहीं ठहरती है और पौधों को नुकसान नहीं होता है। पूर्ण विराम लगा देंगे और आंसर हमारा ये ख़त्म हो जाएगा। तो पर्वतों पर उगने वाले पौधों की विशेषताएं क्या हुई कि वो क्या होते हैं, यहाँ पर जैसे हम लोग देखते हैं सारे नीचे से तना उनका पतला होता है और ऊपर जाके जहाँ पत्तियाँ होती हैं वो चौड़े हो जाते हैं। पर पर्वतों पर उगने वाले पौधे, जैसे आप लोगों ने देखे होगा एक पेड़ होता है, जैसे क्रिसमस ट्री देखा होगा हम लोगों ने, तो क्रिसमस ट्री ऊपर से पतला होता है और नीचे चौड़ा होता है। तो इसी से ज़्यादातर पर्वतों पर उगने वाले पौधे जो उनमें विशेषताएँ ये होंगी कि वो ऊपर से पतले होंगे और नीचे से चौड़े होंगे, और उनकी पत्तियाँ जो होती हैं वो छोटी होंगी और नुकीली होंगी, क्योंकि वहाँ पे बर्फ़ पड़ती है तो बर्फ़ पौधों पे ना ठहर पाए, इसलिए वो उनसे गिर जाए तो वो छोटी और नुकीली होती हैं ताकि पौधों को नुकसान ना पहुँचे। तो ये उनकी विशेषताएं हो गई। इसके बाद फिर थर्ड क्वेश्चन है, मरुस्थलीय पौधों की जड़ों तथा पत्तियों की क्या विशेषताएँ होती हैं। तो जो मरुस्थलीय पौधे यानी जो रेगिस्तानी जगह पर, मरुस्थलीय जगह पर पाए जाते हैं पौधे, उनकी जड़ों की क्या विशेषताएं होती हैं और उनकी पत्तियों की क्या विशेषताएं होती हैं। तो इसका आंसर हम लोग लिख सकते हैं, मरुस्थलीय पौधों की जड़ें काफ़ी बड़ी होती हैं तथा ज़मीन में बहुत गहराई तक जाकर पानी को ग्रहण कर सकती हैं। मरुस्थलीय पौधों की जड़ें काफ़ी बड़ी होती हैं तथा ज़मीन में बहुत गहराई तक जाकर पानी को ग्रहण कर सकती हैं। तथा पत्तियों में फिर विशेषता पूछी तो फिर लिखेंगे, तथा मरुस्थलीय पौधों की पत्तियां कांटे के रूप में होती हैं। मरुस्थलीय पौधों की पत्तियां कांटे के रूप में होती हैं। तो इस तरह करके थर्ड आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन 4 है, दलदली पौधों की जड़ें भूमि के बाहर क्यों आ जाती हैं। दलदली पौधों की जड़ें सांस लेने के लिए भूमि से बाहर आ जाती हैं। क्या लिखेंगे आंसर, दलदली पौधों की जड़ें सांस लेने के लिए भूमि से बाहर आ जाती हैं। इसके बाद आंसर क्वेश्चन नंबर 5 है, कीटभक्षी पौधे कीट क्यों खाते हैं। अब कीटभक्षी पौधे कीट क्यों खाते हैं, इसके लिए बताया गया है कि कीटभक्षी पौधे क्योंकि दलदल में उगते हैं और दलदल में क्या होता है कि नाइट्रोजन गैस की कमी होती है, और इसलिए नाइट्रोजन गैस की कमी की वजह से वो अपना प्रोटीन जो उनको जीने के लिए चाहिए होता है पौधों को, वो खुद नहीं बना पाते हैं। तो उन प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए उनके पत्तों में ऐसी खूबी होती है कि कीट उनमें आके चिपक जाते हैं और वो अपने पत्तों के द्वारा, अपनी पत्तियों के द्वारा कीटों को खाते हैं। तो क्यों खाते हैं, क्या आंसर लिखेंगे इसमें, कीटभक्षी पौधे प्रोटीन की कमी को पूरी करने के लिए कीटों को खाते हैं। कीटभक्षी पौधे प्रोटीन की कमी को पूरी करने के लिए कीटों को खाते हैं। ये हमारा आंसर नंबर 5 हो जाएगा। इसके बाद फिर लास्ट है, प्रत्येक के 2-2 उदाहरण दीजिए। उदाहरण दीजिए यहाँ पर लिखा है। फिर जैसे पहला है पर्वतों पर उगने वाले पौधे, तो यहाँ पर हमें 2 नाम ऐसे बताने हैं जो पर्वतों पर उगते हैं। 2 पौधे ऐसे नाम बताने हैं जो कि पर्वतों पर उगते हैं। तो पर्वतों पर उगने वाले पौधे जिनका नाम हम लोगों ने पढ़ा है अभी, तो वो 2 नाम यहाँ पर लिख देंगे। पहला लिखेंगे पहले कॉलम में चीड़ और दूसरे में देवदार। ये भी आप स्टोरी में जैसे पढ़ोगे तो वहाँ पे दिया हुआ है, वहाँ पे आप लिखा हुआ भी देख सकते हो, चीड़ और देवदार। तो पहले में चीड़ भर देंगे और दूसरे में देवदार। इसको कॉपी में ऐसे लिख लीजिएगा और डैश करके पहले लिखिएगा पर्वतों पर उगने वाले पौधे, फिर उसके आगे डैश करके एक नाम चीड़ का और दूसरा देवदार का होते हैं। उसके बाद दूसरा है स्थल पर उगने वाले, स्थल यानी कि थल यानी कि ज़मीन। तो ज़मीन पर उगने वाले पौधे पूछा है, जैसे कि अभी पहले भी हम लोग कर चुके हैं कि नीम और पीपल 2 नाम लिख सकते हैं। तो पहले में नीम भर देंगे और दूसरे में पीपल भर देंगे। कॉपी में लिख लेंगे स्थल पर उगने वाले पौधे डैश करके आगे नीम और पीपल होते हैं। तो इस तरह करके ये हमारी पूरी एक्सरसाइज है। इसको अच्छे से सब लोग आप कॉपी में कर लीजिएगा बच्चों, और फिर अच्छे से अपने कॉपी में करने के बाद पहले रफ में करके और फिर उसको फेयर में करके चेक करवा लीजिएगा और फिर उसको अच्छे से याद करिएगा। ठीक है, तो तब तक के लिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और तब तक के लिए गुड बाय।